वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में दो तरह के मार्केट्स हैं। एक है कैश मार्केट्स, एक है कैश मार्केट, सेकेंड है डेरिवेटिव मार्केट्स। देखिए, मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ डेरिवेटिव मार्केट्स। तो जो आज हमारा जो सेशन रहेगा, आज का जो सेशन होगा मेजरली किस पे होगा? डेरिवेटिव मार्केट से। चलिए, कैश मार्केट्स में जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो बेसिकली हम लोग किस में करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए कैश मार्केट में करते हैं। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो किस में करते हैं? शॉर्ट टर्म में, वो हम डेरिवेटिव मार्केट्स में करते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम डेरिवेटिव की परिभाषा समझते हैं कि डेरिवेटिव है क्या। तो ऐसे समझिए कि व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? देखिए, जो डेरिवेटिव होता है वो एक प्रकार का क्या है? डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। डेरिवेटिव दो पार्टियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बेस्ड होता है किसी एक अंडरलाइंग एसेट पे, और वह किसी एक स्पेसिफिक डेट पे क्या होता है? परफॉर्म होता है। फॉर दैट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि डेरिवेटिव यहाँ से समझिएगा, विच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। विच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। देखिए, अगर आपको डेरिवेटिव समझना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? अंडरलाइंग एसेट। देखिए, अंडरलाइंग एसेट क्या है? जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जब इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है? इंडेक्स है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंडेक्स क्या है? ये निफ्टी 50, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक निफ्टी, या फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंसेक्स। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि डेरिवेटिव होता क्या है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है वो अपने अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि जब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो यहाँ देखिए, अब हम जैसे बैंक निफ्टी क्या है? 12 बैंकों से मिलकर बना हुआ है। इसमें 12 बैंक का क्या है? कंपोनेंट, 12 बैंक का पोजीशन है। यहाँ क्या है? टॉप 50 कंपनी है निफ्टी 50 में, और सेंसेक्स में क्या है? बीएससी की टॉप 30 कंपनी। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कंपनी है टॉप 50 कंपनी, ये क्या है? इसके अंडरलाइंग एसेट हैं। क्या है ये? अंडरलाइंग एसेट हैं। और ये क्या है? ये डेरिवेटिव है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ये क्या है? डेरिवेटिव हैं। डेरिवेटिव इसलिए कि ये जो अपनी वैल्यू है वो कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? ये अंडरलाइंग एसेट से, 50 कंपनियों के स्टॉक से। अब यहाँ देखिए, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ से बेसिकली बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी क्या है? ध्यान समझिएगा, ये है डेरिवेटिव। बैंक निफ्टी क्या है? डेरिवेटिव। और इसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? टॉप 12। अब देखिए, जो इसमें 12 बैंक आते हैं, सबसे जो पहला बैंक है इसमें क्या है? HDFC। जो HDFC है, HDFC का अगर जैसे कि टॉप, इसमें देखिए, इसका जो शेयर होता है बैंक निफ्टी में वो लगभग 28% है। कितना परसेंट है? 28% है। उसके बाद जो दूसरा बैंक आता है वो क्या है? ICICI। इसका जो वेटेज है वो कितना है? 24.4%। उसके बाद क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। इसका जो शेयर है वो कितना है? 10% के आसपास है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टेट बैंक है।
ये इस क्या है, अंडरलाइंग एसेट। इसकी जो वैल्यूज़ है वो वो भी 9.89 के करीब है। उसके बाद क्या है, एक्सिस बैंक। देखिए ये मैं वैल्यू आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इसी आपको वैल्यू भी कुछ लर्न हो जाए और उसके बाद आप अंडरलाइंग एसेट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि ये देखिए इंडसइंड बैंक, अब इसका जो शेयर्स होता है वो 5.4 होता है। अब उसी तरह से कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसके बाद क्या आता है, कुछ स्मॉल बैंक आते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका जो शेयर्स होता है 2.7% है। उसके बाद क्या है, फेडरल बैंक है, इसका जो शेयर है 2.2% है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें जो इसका स्टेक्स है वो 2.01 है। और उसी तरह से एयू स्मॉल बैंक आता है, यहाँ तक इसका जो शेयर है वो ये है। अब यहाँ तक तो आपको ये बातें तो समझ में आ गई कि ये बेसिकली क्या है, अंडरलाइंग एसेट है। अब यहाँ आपको ये समझना है, जैसे मान लीजिए कि कभी भी बैंक निफ्टी आप लोग अगर ट्रेडिंग में होंगे तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी कब मूव करेगा, जब इसके अंडरलाइंग एसेट HDFC, ICICI, देखिए जिस दिन मार्केट HDFC, ICICI, कोटक और SBI, ये देखिए चूंकि इनका जो मेजर पोर्शन है वो कितना है, लगभग 50% तक 50+ % जो स्टेक है इन्हीं का है। तो जिस दिन बैंक निफ्टी प्लस जाएगी उसका रीज़न क्या होगा जानते हैं, कि उस दिन HDFC क्या करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, और ICICI अच्छा परफॉर्म होगा ओवरऑल, तब जाके बैंक निफ्टी क्या प्लस में जाएगी। रीज़न क्या है कि जो बैंक निफ्टी है जो अपनी वैल्यू डिराइव कर रही है वो कहाँ से कर रही है, इन सब बैंक से कर रही है, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि ये क्या है, इसके अंडरलाइंग एसेट हैं। तो देखिए जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं आप देखें उनका जो ट्रेडिंग सेटअप होता है वो 3 से 4-5 स्क्रीन लगाए रहते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि एक सेटअप पे वो बैंक निफ्टी का मेन चार्ट देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसके जो जॉइंट प्लेयर हैं, जिससे उसके जो अंडरलाइंग एसेट है HDFC, ICICI, इस सबका इसका भी मेन चार्ट देखते रहते हैं, क्योंकि ये अंडरलाइंग एसेट है। HDFC जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे बैंक निफ्टी मूव करती है। ये है किसका, अंडरलाइंग एसेट है। ये देखिए ये अंडरलाइंग एसेट हैं ये अंडरलाइंग एसेट हैं, और ये क्या है, डेरिवेटिव। अब जैसे मान लीजिए, अब इसी तरह से निफ्टी में अगर आप निफ्टी में आते हैं तो निफ्टी में जैसे मान लीजिए कि अगर आप हम निफ्टी में स्टेक की बात करते हैं तो यहाँ इसका अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, HDFC, रिलायंस, ICICI, और उसके बाद TCS, ITC। अब यहाँ देखिए HDFC का जो इसमें स्टेक्स होता है वो 11% के आसपास है, और रिलायंस का 9 इतने के आसपास है, और इन्फोसिस, ICICI, इन सब का जो स्टेक्स है अगर वो बेसिकली देखा जाए तो 7.3। तो ये देखिए अगर मेजर जो इसके प्लेयर हैं, ये जो अंडरलाइंग एसेट, जिस दिन जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे, जैसे आज के दिन ही देख लीजिए, आज के ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो क्या थे, पॉजिटिव में थे शुरू में मॉर्निंग के समय में, और मॉर्निंग के समय में देखिए निफ्टी क्या गया था, लगभग प्लस में था। तो ये जब इसकी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तब निफ्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको डेरिवेटिव समझने से पहले ये समझना होगा कि अंडरलाइंग एसेट क्या होते हैं। तो ये इंडेक्स जो हैं वो आपके क्या हैं, डेरिवेटिव हैं। ये जो स्टॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंडरलाइंग एसेट। ये कंसेप्ट है किसमें। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। देखिए अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के प्रकार। चलिए जब हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव करते हैं तो जो सबसे पहला आता है वो क्या है, सबसे पहले इसमें आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन।
सबसे पहला ऑप्शन इसका क्या है, फ्यूचर। उसके बाद ऑप्शन, जिसे हम लोग सम्मिलित भाषा में क्या बोल देते हैं, एफ एंड ओ, एफ एंड नो, एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये देखिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है एक्सचेंज के थ्रू होता है, एनएससी और बीएससी के थ्रू। और जो टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव हैं वो है, जैसे मान लीजिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तीसरा है यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी डेरिवेटिव के पार्ट होते हैं। चौथा जो पार्ट है वो स्वैप है, ये मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद वारंट्स, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं। देखिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। इनके लिए कोई एक्सचेंज नहीं है, इनकी जो ट्रेडिंग है आप पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं। किसके थ्रू, ओटीसी मतलब क्या है, यहाँ पे आप पर्सन टू पर्सन क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन जो एक्सचेंज के थ्रू होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, एनएससी और बीएससी, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाले जो ऑप्शन है फॉरवर्ड एंड स्वैप, वारंट्स, ये सब क्या हैं, ये सब नॉन एक्सचेंजेबल हैं और ये इनका जो ट्रेड होता है वो ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर मतलब पर्सन टू पर्सन। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था किसका, डेरिवेटिव का। अब आगे समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए जब हम आगे समझते हैं तो जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होता है यहाँ पे, जो डेली जो ट्रेडिंग्स हो रहे हैं, डेली ट्रेडिंग का जो टर्नओवर है, अगर उसमें आप बेसिकली देखेंगे तो जो डेरिवेटिव मार्केट्स है, डेरिवेटिव मार्केट्स कहने का मतलब जो इंडेक्स के माध्यम से, इंडेक्स में जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गए, इन सब में 90% ट्रेडिंग, 90% किस में हो रहा है, डेरिवेटिव्स में हो रहा है। 90% जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेली टर्नओवर हो रहा है, ये हम डेली टर्नओवर की बात कर रहे हैं। डेली टर्नओवर 90% किस में हो रहा है और 10% जो है वो किस में हो रहा है, ये हो रहा है आपके कैश मार्केट्स में। किस में हो रहा है, कैश मार्केट में। तो ये कंसेप्ट है डेरिवेटिव और इसमें। अब जब हम डेरिवेटिव के आगे आते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, तो जो फ्यूचर एंड डेरिवेटिव हो गया, ये देखिए डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव हमने बताया कि ये अंडरलाइंग एसेट्स के यहाँ पे इनकी वैल्यू चलती है। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक कॉल होता है, क्या, एक कॉल होता है, एक पुट होता है। जब हमें लगता है मार्केट अप जाएगी तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग करते हैं मतलब बेसिकली हम ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। जब हमें लग रहा है कि मार्केट क्या आएगी, नीचे जा रही है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऐसे ही सेलिंग में भी होता है ऑप्शन सेलिंग। देखिए अब हमने ये समझा कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, डेरिवेटिव के प्रकार क्या होते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या होता है। इसी को देखिए, इसी को हम लोग कॉल ऑप्शन भी बोलते हैं, इसी को हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं और इसको हम पुट ऑप्शन बोलते हैं। पुट ऑप्शन में हम एंट्री कब करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट अप जाएगा। अब पुट में जब मार्केट नीचे आएगा। तो बेसिकली ये है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमें ये समझना है कि जैसे मान लीजिए कि हम जो डेरिवेटिव्स में लोग कैश मार्केट्स में ना आके सिर्फ डेरिवेटिव में ज़्यादातर जो 90% टर्नओवर हो रहा है वो डेरिवेटिव में हो क्यों रहा है, उसके रीज़न क्या है। तो सबसे जो
वाई डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स हैं, देखिए बेसिकली जो इसका इम्पोर्टेंस है, अगर हम इसके इस इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है डेरिवेटिव, इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ समझिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव का। देखिए जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, हमें डेरिवेटिव के थ्रू क्या मिलता है, हेजिंग। हेजिंग, देखिए हेजिंग जब आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो हेजिंग एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को क्या कर देते हैं, रिस्क को मैनेज कर लेते हैं। रिस्क को मैनेज करने की क्या है, एक स्ट्रेटजी है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि आपने कैश मार्केट्स में पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपने पैसा इन्वेस्ट किया है आपका पोर्टफोलियो। अब जैसे मार्केट नीचे आने वाली है तो आप क्या करेंगे, ये जो कैश मार्केट इक्विटी में आपने जो इन्वेस्टमेंट अपना पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो में जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, अब आप उससे सेव करने के लिए, उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। कहने का मतलब आप क्या करेंगे वहाँ पे, जानते हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पुट प्लान कर सकते हैं, या फिर आप कॉल सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो पैसा है वो क्या होगा, बरकरार बना रहेगा। तो हेजिंग एक कंसेप्ट है डेरिवेटिव, किस लिए किया जाता है, हेजिंग के लिए। हेजिंग में आप अपने क्या करते हैं, रिस्क को रिड्यूस करते हैं। जो दूसरा इम्पोर्टेंस है किसके लिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंस है स्पेक्युलेशन, समझिएगा, देखिए अगर डेरिवेटिव ना हो तो यहाँ जो ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, जो स्पेक्युलेशन मतलब ये होता है बेसिकली, जैसे कि इस समय जैसे मान लीजिए कि मार्केट 23,500 के आसपास है। अब यहाँ पे किसी को लग रहा है कि नहीं यार मार्केट 24,000 तक जा सकते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, एक स्पेकुलेशन करेंगे, मतलब सट्टा करेंगे, मतलब एक प्रकार से वो क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है यह मार्केट नीचे जाएगा। एक दूसरी पार्टी ये कह सकती है, जो सेलर्स हैं वो सेल कर देंगे कि नहीं मार्केट इससे नीचे नहीं जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि नहीं, दो लोगों के बीच में। यहाँ पे देखिए स्पेकुलेशन हो रहा है किसकी वजह से, डेरिवेटिव की। तो जो एक तो सबसे पहले अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हेजिंग के लिए किया जाता है डेरिवेटिव, दूसरा क्या है, स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है। थर्ड कंसेप्ट है कि डेरिवेटिव का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों, और तीसरा इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव का है वो है लेवरेज लेने के लिए। देखिए अब जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टॉक को अगर आप बाई करना चाहते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि टाटा मोटर है, इस समय टाटा मोटर की जो प्राइस है मान लीजिए 790 रुपये के आसपास चल रहा है ये। तो अगर आपको टाटा मोटर का शेयर चाहिए तो आपको 790 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है, आपको एक कंसेप्ट मिलता है लेवरेज। लेवरेज मतलब बेसिकली ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि टाटा मोटर के 790 रुपये आपके पास नहीं थे, मान लीजिए आपके पास क्या था, सिर्फ 100 रुपये थे। तो आप डेरिवेटिव्स में क्या होता है, आपको मान लीजिए कि 7 गुना 8 गुना क्या मिल जाता है, और कैपिटल मिल जाएगी। तो ये पैसा आपका 100 रुपये कितना हो जाएगा, 7 से 800 अगर मान लीजिए 7 मल्टीपल मिला तो 700 होगा, और 8 का मल्टीपल में 800, तो अब 800 रुपये हो गया। तो आप 800 रुपये में आप टाटा के शेयर खरीद सकते हैं। तो वैसे और कॉल और पुट में जैसे मान लीजिए जब हम सेलिंग करते हैं, जब हेजिंग में कंसेप्ट एक आता है, जब हम बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं हेजिंग, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, लेवरेज। अब फॉर इसके लिए भी डेरिवेटिव्स प्रयोग किए जाते हैं। जो चौथा हमें लगता है कि लेवरेज का कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा। लेवरेज मतलब बेसिकली आपको एक एडिशनल अमाउंट दे देते हैं, जो कि आपके अकाउंट में तो नहीं होता है, लेकिन वो आपके अकाउंट में और पैसे जोड़ देते हैं ताकि आप क्या कर सकें,
ट्रेड कर सकें और वो उस पर अलग से चार्ज लेते हैं। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है जो डेरिवेटिव्स में किया जाता है, वो है आर्बिट्रेज। देखिए जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेज की, सबसे पहले समझिएगा कि ये 3 कंसेप्ट था, हेजिंग था, लेवरेज था और उसके बाद स्पेकुलेशन था। एक कंसेप्ट इसी में और आता है आर्बिट्रेज। देखिए आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज मतलब बेसिकली क्या होता है, आर्बिट्रेज मतलब एक प्रकार का क्या है, रिस्क फ्री ट्रांजैक्शंस है। क्या है, रिस्क फ्री ट्रांजैक्शंस है। आर्बिट्रेज में बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जैक्ट या सेम गुड पे सेम गुड्स, मतलब कोई एक वस्तु आप क्या कर रहे हैं, एक मार्केट में उससे आप बाई कर रहे हैं, दूसरी मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन जो आपका जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट है। तो ये प्राइस डिफरेंट होने की वजह से आपको क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आर्बिट्रेज में क्या होता है, सेम समय पे, जैसे मान लीजिए कि इस समय कोई यहाँ की मार्केट से पैसा निकाल के दूसरी जगह की मार्केट में पैसा लगा दे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन मिलता है किसमें, डेरिवेटिव्स में। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था किसमें, डेरिवेटिव्स में। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि डेरिवेटिव क्या हैं। देखिए मैं एक ब्रीफ समराइज कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। हमने समझा कि कैश मार्केट को हमने सिर्फ समझा, और कैश मार्केट के लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। डेरिवेटिव मार्केट में थोड़ा अंतर समझा। नेक्स्ट क्या था कि डेरिवेटिव डिफिनेशन क्या है डेरिवेटिव की। उसके बाद हमने समझा कि टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव क्या हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव क्या है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पे जो हमने अंडरलाइंग एसेट के बारे में समझा। अंडरलाइंग एसेट, बेसिकली अंडरलाइंग एसेट अगर थोड़ा सा अगर मैं से एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूँ, तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, कर्ड। तो जैसे जैसे मान लीजिए पनीर है, जैसे जैसे दूध का प्राइस बढ़ेगा तो वैसे वैसे दूध से बनने वाले उत्पाद का भी प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दूध क्या है, अंडरलाइंग एसेट था, और ये सब क्या थे, डेरिवेटिव थे। तो ऐसे ही आपका इंडेक्स क्या होता है, डेरिवेटिव, और स्टॉक्स ये सब क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसेट। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली ये जाना कि अंडरलाइंग एसेट क्या होते हैं, डेरिवेटिव क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, और लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड क्यों करते हैं, और बेसिकली ये हमने इसमें जाना। तो अब हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के सामने एक सीरीज़ प्रस्तुत करेंगे, जो कि अब अगला वीडियो हमारा कैश मार्केट पे होगा। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आप एक तरह से उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का एक स्रोत दे सकते हैं, जो कि आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं और उसी माध्यम से हमारी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह लगातार सीखते रहिए, सीखने का प्रयास ज़्यादा कीजिए, क्योंकि फर्स्ट लर्निंग आफ्टर दैट अर्निंग। तो पहले आप सीखने पे प्रयास कीजिएगा। देखिए लर्निंग आपका क्या है, अर्निंग डेरिवेटिव है, और लर्निंग क्या है, अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो डेरिवेटिव तो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो ये इसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो इस पे हमें अब क्या करना है, फोकस करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।